ये लाइव क्लास को सार्वजनिक करें। ठीक। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। कल हम लोगों ने मृदा प्रदूषण तक पढ़ लिया था, सॉइल पोल्यूशन तक। यहाँ से आगे आज ध्वनि प्रदूषण यानी कि साउंड पोल्यूशन की बात करेंगे। साउंड पोल्यूशन में वही काम करेंगे जैसे स्रोत पढ़ते थे, फिर इफेक्ट पढ़ते थे और उसके बाद में सारी चीजें उस तरीके से जैसे डिस्कस करते थे, फिर उसके बचाव के उपाय वगैरह सारी चीज उसी प्रकार से करेंगे। लेकिन थोड़ा सा पहले साउंड पोल्यूशन के बारे में लिख देते हैं, थोड़ा सा नोट कर लीजिए साउंड पोल्यूशन के बारे में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे प्रभाव और इस पर कारण पर। देखिए, नोट कीजिए थोड़ा सा। किसी भी वस्तु से जनित सामान्य आवाज को ध्वनि कहते हैं। किसी भी वस्तु से जनित सामान्य आवाज ध्वनि कहते हैं। ये ध्वनि की डेफिनेशन हो गया। किसी भी वस्तु से जनित सामान्य आवाज को ध्वनि कहते हैं। जब ध्वनि की तीव्रता अधिक हो जाती है, जब ध्वनि की तीव्रता अधिक हो जाती है, जब ध्वनि की तीव्रता अधिक हो जाती है तो उसे शोर कहते हैं। तो उसे शोर कहते हैं। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन होगी। क्या है कि किसी भी वस्तु से जब सामान्य आवाज को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। जब ध्वनि की तीव्रता अधिक हो जाती है तो वस्तु क्या कहा जाता है? उसको शोर, या उसको क्या कहा जाता है? आपका नॉइज कहा जाता है। ठीक है, अर्थात उच्च तीव्रता वाली ध्वनि उच्च तीव्रता वाली ध्वनि, अर्थात उच्च तीव्रता वाली ध्वनि अवांछित शोर के कारण अवांछित अवांछित शोर के कारण, उच्च तीव्रता वाली ध्वनि जैसे अवांछित शोर कहते हैं, के कारण मानव वर्ग में उत्पन्न अशांति एवं बेचैनी की दशा को मानव वर्ग में उत्पन्न बेचैनी, मानव वर्ग में उत्पन्न बेचैनी व अशांति, बेचैनी और अशांति की दशा को प्रदूषण कहते हैं। चलिए, पॉइंट और लिखेंगे। बढ़ते नगरीकरण एवं औद्योगिकरण के कारण
बढ़ते नगरीकरण एवं औद्योगिकरण के कारण ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता में ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता में निरंतर वृद्धि हो रही है। क्लियर है यहाँ तक? सिर्फ हम लोगों ने अभी तक डेफिनेशन पर चर्चा की है, ध्वनि प्रदूषण के बारे में मोटा मोटा जो पॉइंट्स है वही हम लोगों ने अभी तक लिखा है। क्लियर है यहाँ तक? बता दूं, नोट कर लिया हो तो? बताइए अगर नोट हो गया हो तो बता दूं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए अब आप, ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। सामान्य मापन है। डेसिबल कहा जाता है, तथा यह ध्वनि तीव्रता का मापक है, तथा यह ध्वनि तीव्रता का मापक है। अगला डालेंगे ध्वनि की आवृत्ति। ध्वनि की आवृत्ति, आवृत्ति आवृत्ति को मापने हर्ट्ज है, जिसे आप करते हैं जेड जरूर करते हैं। इधर क्या है, इधर डेसिबल है, जिसको आप क्या डीबी से डिनोट करते हैं। कैपिटल बी आपका कैपिटल डी, और हर्ट्ज में आपका
HZ। आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगों तीन भागों में विभाजित किया जाता है। आवृत्ति के आधार पर ध्वनि की जो तरंगे हैं उनको तीन भागों में बांटा जाता है। आप सभी लोग जानते हैं अच्छे तरीके से कौन कौन सी हैं। एक होती है आपकी अपश्रव्य तरंगे, एक होती है आपकी श्रव्य तरंगे और एक होती है आपकी पराश्रव्य तरंगे। ये अगर नोट हो गया हो तो मैं इसको मिटा करके ऊपर से शुरू करूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ, यही पहला हो जाएगा आपका अपश्रव्य तरंगे, दूसरा हो जाएगा आपका श्रव्य तरंगे और तीसरा हो जाएगा आपका पराश्रव्य तरंगे। यहाँ पर नोट करिए। नोट पहली वाली हेडिंग बनाएंगे। अवसर इसमें लिखेंगे लिखेंगे अवसर तरंगें कहा जाता है। जिसको आप अवसर भी लिख सकते हैं। अवसर अवसर सेकेंड है आपका
तीसरा है आपका श्रम। लिखेंगे परात अधिक आदर्श की पूरी करने पराक्रम क्लियर है। यहाँ पर किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ तक ध्वनि और ध्वनि प्रदूषण से रिलेटेड जो आपकी सामान्य जानकारी होती है वो कंप्लीट होती है। यहाँ से आगे ध्वनि प्रदूषण की बात करेंगे और ध्वनि प्रदूषण के आपके जो कारण है इफेक्ट है उनकी बात करेंगे और उसके बाद उसके निवारण की बात करेंगे कि किस तरह से ध्वनि के प्रदूषण को कम किया जा सकता है। नोट करिए और बताइए अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। हो गया ना। अब नेक्स्ट डालिए ध्वनि प्रदूषण के क्या क्या स्रोत हैं। देखिए अगर कैटेगराइज करना चाहें तो तीन चार तरीके से कैटेगराइज कर। दो आधार पर तो आप देखते आ ही रहे हैं कि जैसे सारे पॉल्यूशन हम लोगों ने देखा है, एक मानव जनित और जिसको हमने कृत्रिम बोला और एक होते हैं आपके प्राकृतिक। तो यहाँ भी दो आधार से तो हम कर ही नहीं सकते। उसके अलावा अगर तीसरे आधार पर आप करना चाहें तो जैसे घरेलू कारण में कर सकते हैं, व्यवसायिक और औद्योगिक कारण में कर सकते हैं, परिवहन के अंतर्गत कर सकते हैं, सामाजिक धार्मिक स्तर से रिलेटेड कर सकते हैं, प्राकृतिक कारक से कर सकते हैं। मतलब चार पांच तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। लेकिन मैं इन सबको मिक्स करके अलग अलग तरीके से नहीं पूछता है, बस कारक पूछता है तो मैं सबका मिक्स करके एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। देखिएगा जैसे जल प्रवाह, जल बाजार, रेडियो,
टीवी, लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर, कार में स्पीकर। आगे के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा ना, बहुत तरीके के जो माइक वगैरह लगा करके काफी बोलते हैं, तो उससे भी आपका जो है साउंड पॉल्यूशन होता है। ये भी एक इफेक्ट है, आपका कारक है। तो और लिख सकते हैं आप ज्वालामुखी, परमाणु परीक्षण, ज्वालामुखी, परमाणु परीक्षण, युद्ध के समय, युद्ध के समय हम देखते, जैसे कि इजराइल और हमास में जो लड़ाई हो रही थी, तो आए दिन क्या है, मिसाइलें दागी जा रही थी। तो जब वो गिरती होंगी, इतनी बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं उनको अगर ढेर कर देती है, तो उससे नो डाउट कि आपका जो साउंड पोल्यूशन है वो होगा ही होगा। तो ये किस समय जो कि आपकी गतिविधियां होती हैं वहाँ डायनामाइट से चट्टानों को उड़ाने से, डायनामाइट से चट्टानों को, ये सारे के सारे कारण हैं आपके, बस मैंने मिक्स करके इनको लिख दिया है। ये सारे आपके क्या हैं, मिक्स और ध्वनि के कारक हैं। ट्रैफिक वाहन लिख सकते हैं, ट्रैफिक वाहन, या मैं ट्रैफिक याद है, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, कारण कारक हैं। ये सब स्रोत हैं, ये कारक के स्रोत के अंतर्गत आएगा, ये मानव के स्रोत में आएगा, ये आपका मानव एलिमेंट में, ये मानव एलिमेंट में, ये मानव एलिमेंट में, धार्मिक स्रोत में आपका आएगा, ज्वालामुखी प्राकृतिक में आएगा, परंतु अधिकतर आप मानव में आएगा, ये समय विस्फोट है आपका इसमें आएगा। डायनामाइट से चट्टानों को उड़ाना मानव एलिमेंट है, ट्रैफिक वाहन यातायात मानव एलिमेंट है आपका। तो इस प्रकार आपके ये सारे के सारे कंप्लीट होते हैं। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। हो गया उसको बताइए मेरा, और इसके आगे कुछ इम्पोर्टेंट आपका नॉर्मल था जो आप लोगों ने, यहाँ से आगे मैं आपको जो कंटेंट बताने वाला हूँ वो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट, और उसमें मैं आपको इस तरीके की चीजें बताऊंगा, जैसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बारे में आपको पढ़ा होगा। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग मानक निर्धारित किए कि अगर आपकी औद्योगिक क्षेत्र है तो वहाँ कितना प्रदूषण, कितने डेसिबल तक की जो ध्वनि है वो जिसकी तीव्रता रहे उसको ध्वनि प्रदूषण नहीं कहेंगे, तो उसे उस होने पर ध्वनि प्रदूषण माना जाएगा। और अगर आपका ग्रामीण क्षेत्र है, तो ग्रामीण क्षेत्र में कितने डेसिबल तक की ध्वनि की जो इंटेंसिटी है वहां तक जो है आपका पॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आपका मानक जो है वो निर्धारित किए, और कुछ मानक WHO के लिए। तो मैं आपको ये जो कंटेंट आपको कराने वाला हूँ, यहाँ से प्रश्न ज्यादा बनने की संभावना होती है, तो आप नोट करिए, फिर मैं बताऊँ इसको।
चलिए मिटा रहा हूं मैं, आप अगर टाइम लगता है लिखने में तो आप एक काम किया कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, डब्ल्यू एच हेडिंग आपको बना करके जो लिखना चाहें उसको क्या लिखेंगे कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मनी की WHO के ध्वनि की मानक, यानी कि कितने डेसिबल तक की ध्वनि को WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ध्वनि प्रदूषण माना है। तो देखिए WHO ने जो दिया है वो दो आधार पर कैटेगराइज किया है। एक एक कितने डेसिबल तक की ध्वनि होनी चाहिए और रात के समय कितने डेसिबल तक की ध्वनि होनी चाहिए। तो दिन के समय WHO ने बोला 45 डेसिबल और रात के समय WHO ने बोला 35। इम्पोर्टेंट दो प्रश्न बनते हैं, दो आधार पर बनते हैं। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अकॉर्डिंग जो दिन के समय ध्वनि प्रदूषण या ध्वनि की तीव्रता कितनी होनी चाहिए, 45 डेसिबल तक की होनी चाहिए। अगर इससे ऊपर ध्वनि की इंटेंसिटी जाती है तो उसको क्या माना जाएगा, ध्वनि प्रदूषण माना जाएगा। अगर रात के समय की बात करें तो 35 डेसिबल तक की ध्वनि को नॉर्मल माना जाएगा, बातचीत करने योग्य माना जाएगा, और अगर उसके ऊपर जाता है तो उसको शोर या ध्वनि प्रदूषण कहा जाएगा। ये WHO का मानक मानक है। लेकिन ये मानक जो आपका है, ये मानक वो डाल करके लिख सकते हैं मानक। अब ध्यान रखिएगा, ये मानक बिल्कुल सही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर WHO की तरफ से जो ध्वनि तीव्रता के मानक दिन के समय और रात के समय निर्धारित किए गए हैं वो यही है। लेकिन ये जो मानक है ये भारत के अंदर लागू नहीं है। भारत का मानक भारत के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा निर्धारित किए गए हैं और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए अलग किए गए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग किए गए हैं। वो सारे के सारे मैं अभी आपको कराने वाला हूँ। लेकिन यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि WHO ने जो दिन के समय मानक निर्धारित किया है और रात के समय किया है वो क्या है, लेकिन ये भारत में लागू नहीं है। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है लेकिन भारत में नहीं। ठीक है, तो WHO के परिप्रेक्ष्य में आपसे पूछा जाए तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन अगर वही भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको और इसको नोट डाल करके लिखिए। जो मानक है ये भारत में लागू नहीं है। अब हम भारत के मानक की बात करेंगे यहाँ पर। हो गया। अब लिखेंगे भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मानक भारत में किसके द्वारा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा ध्वनि प्रदूषण
प्रदूषण के मानक निर्धारित किए गए हैं, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में और अलग अलग समय पर अलग अलग। देखिए कैसे, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे औद्योगिक क्षेत्रों में। डालते हैं क्या, औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र दो भागों में बटेंगे। कौन कौन से भाग में? एक दिन के समय और एक रात्रि के समय। एक दिन के समय कितना है और एक रात्रि के समय कितना है? ये बहुत बारीकियां, जितने भी अच्छे लेवल के प्रोग्राम होते हैं और एनवायरमेंट से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो इन मानकों से जरूर पूछा जाता है। सुपर टीईटी में इस तरीके के प्रश्न ज्यादा बनने की संभावनाएं होती हैं। बाकी हर एग्जाम में, अब तो लेखपाल में भी पूछा जाता है और ऐसा समय तो पूछा जाता ही है आपसे। एसआई में भी ये सारी की सारी चीजें आपकी आएंगी। औद्योगिक क्षेत्रों में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिन के समय जो मानक निर्धारित किया है वो 70 डेसिबल का किया है। और 75 और रात के समय जो किया है वो 70 dB। औद्योगिक क्षेत्र के मानक हैं आप दोनों केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। यानी कि सीधे शब्दों में अब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का नाम ना भी आए और आपसे डायरेक्ट प्रश्न ये पूछा जाए कि भारत में औद्योगिक क्षेत्रों में दिन के समय, अगर दिन के समय ना भी दे, अगर डायरेक्ट आपसे पूछा जाए कि भारत में औद्योगिक क्षेत्रों में कितने डेसिबल तक की ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण नहीं माना जाता, या कितने डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण माना जाता है, तब आप फिर रात्रि को भूल जाएंगे, सीधे सीधे 75 डेसिबल तक। क्लियर है मेरी बात? ठीक। दूसरा, व्यापारिक क्षेत्रों की बात करेंगे। व्यापारिक व्यापारिक क्षेत्र से तात्पर्य क्या है? जैसे आपका बाजार वगैरह, इस तरीके की जो भी चीजें होती हैं, जहां लेन देन वगैरह का, क्रय विक्रय का जो काम होता है आपका, वो सारे के सारे आपके व्यापारिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। और व्यापारिक क्षेत्र में जो डब्ल्यूएचओ का मानक है वो जो निर्धारित किया गया है, सेम इसी तरीके से दो भागों में, एक दिन के समय और एक रात्रि के। दिन के समय मानक निर्धारित किया गया है वो 65 डिग्री का है। मानक निर्धारित किया गया है वो 65 dB। वहीं अगर अगला कैटेगराइजेशन आवासीय क्षेत्रों का लें, आवासीय तो आवासीय क्षेत्रों में भी सिर्फ दो आधार पर ही देखना पड़ेगा, एक दिन के समय और एक। सेम उसी प्रकार से कैटेगराइजेशन करते जा रहे हैं हम, और कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं। यहाँ इन्होंने क्या बोला? 55 एक थोड़ा शांतिपूर्ण क्षेत्र भी है। चौथा जो कैटेगराइजेशन उन्होंने किया है वो शांतिपूर्ण क्षेत्र के लिए भी किया है। और यहाँ भी हम दो ही आधार पर देखेंगे, एक दिन के समय और एक रात्रि के समय। वहीं से उठाएंगे कहां से? 50 डिग्री और 40 डिग्री, ये चार मानक निर्धारित किए हैं आपके केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। ये और बताइए, क्लियर है?
आपको कुछ पॉइंट डालकर लिख लीजिए, जैसे हॉस्टल सम्मेलन सम्मेलन यहाँ कितने डेसिबल तक की जो ध्वनि है वो अलाउड होती है, लेकिन 35 से 40 डेसिबल, 35 से 40 डेसिबल। अगर कोर्ट निजी कार्यालय और पुस्तकालय से पूछा जाए आपसे, कोर्ट निजी कार्यालय और पुस्तकालय, ये अगर आपसे पूछा जाए तो 40 से लेकर के 45 वहीं सार्वजनिक कार्यालय, बैंक तथा स्टोर में अगर बात की जाए, सार्वजनिक कार्यालय, बैंक, स्टोर, अगर यहाँ बात की जाए तो यहाँ 45 से लेकर के 50 डीबी तक की दुनिया अलाउड होती है। रेस्टोरेंट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 50 अगर पूछा जाए तो 50 क्लियर है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। नोट हो गया? नोट करना। अब आगे बात करेंगे ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभाव। ध्वनि प्रदूषण के क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं, इसमें भी जो आपके दुष्प्रभाव हैं उनको कई कैटेगरियों में हम बांट सकते हैं। जैसे सामान्य प्रभाव, दूसरा आपका आ जाएगा श्रवण संबंधी प्रभाव, जो सुनने संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं ध्वनि की वजह से। मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या क्या आपको होते हैं, जैसे चिड़चिड़ापन वगैरह इस तरीके की चीजें। न्यूरोटिक डिसऑर्डर, मांसपेशियों में तनाव और खिंचाव, सारे प्रभाव भी आपके होते हैं। मैं इन सबको मिक्स करके सबके थोड़े थोड़े प्रभाव लिख रहा हूँ। जैसे बोलने में व्यवधान, बोलने में व्यवधान, जैसे चिड़चिड़ापन, जैसे नींद में व्यवधान, कार्य क्षमता में कमी, जैसे कि आपका कार्य क्षमता में कमी। और भी लिख सकते हैं आप सामान्य में।
अब श्रवण संबंधी में अगर लिखा जाए तो आप लिख सकते हैं श्रवण नियंत्रण। लेकिन ये एक साथ नहीं होगी, ये श्रवण नियंत्रण, ये क्या होगी, काफी समय तक लगातार प्रदूषण प्रभाव। अगर लगातार आप 3 महीने, 6 महीने, साल भर अगर ऐसी जगह पर काम करते हैं जिसकी जो ध्वनि की जो तरंगें हैं, या अगर आप कहें इंटेंसिटी, तीव्रता है, वो अधिक ज्यादा है, यानी कि मैं अगर मान करके चलूं 90 dB से ऊपर, अगर आप इस तरीके के माहौल में कार्य कर रहे हैं जहाँ जो ध्वनि की जो तीव्रता है वो 90 डेसिबल से ऊपर है, और लगातार आप अगर उस जगह पर कार्य कर रहे हैं 3 महीने, 4 महीने, एक साल तक, तो आपको ये श्रवण समस्या वाला जो रोग है वो हो सकता है, यानी कि ऊंचा सुनना। एक तरह से। कोई अगर स्लो बोलेगा तो आप उसको नहीं समझ पाएंगे। ये लगातार काफी समय तक अगर हम अगर में रहता है व्यक्ति, ये इफेक्ट उसके ऊपर आ सकता है। आगे अगर बात करें तो न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर, न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर, न्यूरोटिक मेंटल, ये भी आपको हो सकता है। मांसपेशियों में तनाव पता चलेगा, मांसपेशियों में तनाव, लेकिन ये भी कब होगा, जब आप इसी तरीके के माहौल में, ये भी तभी होगा। ये एक दिन में या 2 दिन में ये चीजें नहीं होती। ये लगातार के कांटेक्ट में रहने पर ही होगी। इस तरह के रोग हो सकते हैं, आंखों की पुतलियों में खिंचाव और तनाव हो सकता है, हृदय रोग हो सकते हैं, आंखों की पुतलियों में तनाव, खिंचाव हो सकता है। इस प्रकार की आपको कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर नोट करिए, ये हो गया आपका। इसके बाद ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय देखेंगे, और उनको देखेंगे हम कल। आज की क्लास के लिए काफी है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। तो क्या, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी कल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। लास्ट टॉपिक ये बचा हुआ है आपका